तो आइए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब ज़रा अपने थर्मो के लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और ये हमारा थर्मो का 9th लेक्चर है, जहाँ से अब हम लोगों का कंप्लीट इंथैल्पी का आइडिया स्टार्ट हो जाएगा। अर्लियर हमने आपको बताया हुआ है कि अगर हीट को कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेज़र किया जाए तो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, और अगर हम हीट को कांस्टेंट प्रेशर पे मेज़र करते हैं तो हमारा चेंज इन इंथैल्पी होता है। फिर हमने आपको इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के रिगार्डिंग रिलेशन भी डिस्कस किया था। वो सारी बातें प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। अब हमारी एक बिल्कुल नई जो थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी इंथैल्पी है, उसका लेक्चर अब हमारे स्टार्ट हो रहा है। जैसा आप देखिएगा बोर्ड पे लिखा हुआ है, थर्मो का ये 9th लेक्चर है। टॉपिक का नाम दिया हुआ है इंथैल्पी चेंजेस ऑफ केमिकल या फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है जो केमिकल प्रोसेस से बी में कन्वर्ट हो रहा है, और इस प्रोसेस में डेल एच इज इक्वल टू प्लस 100 किलो जूल पर मोल। अब अर्दियर बताए हुए हैं कि अगर डेल एच का साइन पॉजिटिव हो तो वो एंडोथर्मिक होता है, और अगर डेल एच का साइन नेगेटिव आए तो वो एक्सोथर्मिक होता है। नहीं बताए हुए हैं तो यहाँ ज़रा केयर कीजिएगा। अगर डेल एच पॉजिटिव आ जाए तो दे आर एंडोथर्मिक प्रोसेस, और अगर डेल एच नेगेटिव आ जाए तो दे आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक में एनर्जी आप प्रोवाइड करते हो, एंडो में आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो, और एक्सो में सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है। अर्लियर डिस्कस्ड है ये बातें। साइन देखकर लग रहा है कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये क्या बताना चाह रहा है वो जरा देखिएगा। एक मूल एको बी में कन्वर्ट होने के लिए 100 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्या बोले हैं अगेन जरा सुनिएगा। पर मूल का मतलब है कि एक मूल एको बी में कन्वर्ट होने के लिए 100 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। मान लीजिए हम एक सेकेंड एग्जाम्पल लिए, एम इनमें कन्वर्ट हो रहा है और इसका डेल एच इज इक्वल टू -50 किलो जूल पर मोल है। दिस वन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो आप बोलिएगा कि जब इम का ट्रांसफॉर्मेशन इन में हो रहा है, मतलब एक मोल इम जब इम में ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो ये 50 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है, क्योंकि माइनस साइन है। दो एग्जाम्पल हमने आपको दिया है। अब इसी दो एग्जाम्पल से हम इस टर्म को डिफाइन करते हैं, इंथैल्पी चेंज ऑफ केमिकल या फिजिकल प्रोसेस। यह अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी या तो रिक्वायर्ड है या तो रिलीज्ड है जब एक गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जा रहे हैं। फिर से बोल रहे हैं, यह अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, उसका चेंज। अभी इस चेंज के बारे में भी बात करेंगे। यह अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो या तो आप प्रोवाइड करो या तो वो रिलीज्ड करे जब हमारा एक गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, जैसे एक मोल था, वह प्रोडक्ट में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाए। समझ में बातें आ गई। दिस वन इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। अब एक चीज जरा हम आपको और बताए, देखिएगा, पहले से समझ जाइएगा। मान लीजिए हमारा एक प्रोसेस है, ए बी में कन्वर्ट हुआ और डेल एच इज इक्वल टू है प्लस 100 किलो जूल पर मोल। चेंज है तो डेल एच इज इक्वल टू एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। दिस वन इज योर 100 किलो जूल। हमारा ना फॉर माने फाइनल है ना इनिशियल है 100 किलो जूल। मतलब पॉसिबिलिटी देखिएगा, पॉसिबिलिटी देखिएगा, ये 120, ये 100,
ये 140, ये 100। बच्चा बोलेगा कि 140 और 100, तब तो साइन माइनस आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, मतलब इसका जो एच है वो अगर 80 होगा तो इसका जो एच होगा वो हमारा 100 होगा। सॉरी, 100 हमें रिजल्ट लाना है, तो मान लीजिए ये 280 है और ये हमारा एच 180 है, तो अब देखिए रिजल्ट हमारा 100 आ रहा है। मतलब यह डिफरेंस बता रहा है किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट या पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ये मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा है। अब मान लीजिए कि हम एक सेकेंड एग्जाम्पल ले लिए। हमारा आ गया m इनमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है और डेल एच इज इक्वल टू -50 है, किलो जूल पर मोल ही है। डेल एच इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एच फाइनल माइनस सिग्मा ऑफ एच इनिशियल। बच्चा बोलेगा कि सर फाइनल को प्रोडक्ट कर दो, इनिशियल को रिएक्टेंट कर दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम बोले आइए, दिस वन इज योर -50, इसका मतलब है अगर ये 100 है तो ये 150 होगा। ऐसी बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब हम लोग इस डेल एच की बात कर रहे होते हैं, पर्टिकुलर एब्सोल्यूट वैल्यू की बात नहीं कर रहे होते हैं। क्लियर है यहां तक की बातें? वही अभी जिन बातों को हमने आपको बताया था उन बातों को हमने यहाँ डिफाइंड किया है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और फिर नीचे हमने स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? तो हमने आपको पहले ही बताया कि भाई किसी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस को एकॉम्बिन करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आप देते हो या वो रिलीज करता है, इसमें जो गिवन अमाउंट ऑफ वह अमाउंट ऑफ एनर्जी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाती है। उसी को थोड़ा प्रॉपर मैनर पे लिखा हुआ है कि द इंथैल्पी चेंज, जिसको डेल बोलते हैं, हमने पहले ही बोला था कि वो डेल है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। द इंथैल्पी चेंज इधर एक्सो या इंडो कुछ भी हो जाए, व्हेन गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का डेल आर एच सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब आगे हमारा है कि व्हेन इट इज मेजर्ड एट 1 atm, अभी लोग 1 बार भी लेते हैं, 1 atm एंड गिवन टेम्परेचर लाइक 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और स्टैंडर्ड में सारा कुछ वही होता है, ऊपर एक नोट डाल दिया जाता है। हम लोगों के सिलेबस स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, मतलब हम लोग जो स्टडी करेंगे वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में करेंगे। हम लोगों को सिर्फ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं पढ़ना है। वजह यह है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर है तो प्रेशर आपका फिक्स हो गया, टेम्परेचर आपका फिक्स हो गया, मतलब इंथैल्पी अब इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? तो अब जरा हम लोग फैक्टर्स पढ़ ले जिन पर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स करता है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अब स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड में तो दो पैरामीटर जो हैं वो आपने क्या किया है, फिक्स कर दिया हुआ है, प्रेशर को और टेम्परेचर को। तो आइए हम लोग अब जरा जाने फैक्टर्स ऑन विच इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। आइए तो हम लोग फैक्टर्स में पहला फैक्टर अभी देख रहे हैं, टॉपिक का नाम हमने बोला है कि ये कौन सा फैक्टर है, एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, फिर टॉपिक का नाम हम लोग डिसाइड करेंगे। हमारा H2 गैसियस हाफ O2 गैसियस से रिएक्ट करके H2O लिक्विड दे रहा है, इसकी डेल H है -285.8 किलोजूल पर मोल। क्लियर है? और ये हमारा है H2 गैसियस प्लस हाफ O2 गैसियस, H2O जो हमारा गैस है वो उसका डेल H है -241.5 किलोजूल पर मोल। हम देखिएगा इसको अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, एक मूल H2O लिक्विड बनाने के लिए, ये एक मूल नहीं बोल सकते हो, एक मूल H2O लिक्विड फॉर्म करने में -285.8 किलोजूल एनर्जी सिस्टम ने रिलीज किया है, वो डेल H है, चेंज है, एब्सोल्यूट वैल्यू किसी का नहीं है। फिर यहां बोलिएगा कि H2O वेपर एक मूल बनाने में हमारा -241.5 टू 41.5 किलोजूल एनर्जी अगेन रिलीज हुआ है। मतलब एक चीज आपने देखा, ऑल आर सेम, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुए, इंथैल्पी चेंज हो गया।
मतलब आप बोल सकते हो कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए तो चेंज इन एंथैल्पी डिफर कर जाएगी। क्लियर है? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहला हमारा क्या हो गया टॉपिक का नाम, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। जरूरी नहीं है सिर्फ प्रोडक्ट ही हो, अभी ये एग्जांपल हमारे दिमाग में आ गया, हमने आपको दे दिया। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। बढ़ा जाए आगे। अब आते हैं सेकंड फैक्टर पे। आइए अब जरा देखा जाए इस एग्जाम्पल को, तो आप बोलोगे कि एक मूल वाटर लिक्विड फॉर्म होने में -285.8 किलो जूल एनर्जी की जरूरत हुई है। एक मूल H2O लिक्विड ये दे रहा है -285.8 किलो जूल। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लीजिए कि हमें 4 मोल H2O लिक्विड की ज़रूरत आए तो -285.8 इंटू 4 किलो जूल एनर्जी की ज़रूरत आएगी। मतलब आपने क्वांटिटी चेंज कर दिया, इंथैल्पी जो हमारा मैग्नीट्यूड वाइज था वो भी चेंज हो गया। मतलब यह क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। क्लियर है? बढ़ा जाए। अगला तीसरा फैक्टर देखिएगा तो इलेक्ट्रॉपिक मॉडिफिकेशन है। एग्जाम्पल आपके पास है, कार्बन डायमंड जब O2 गैसियस से रिएक्ट करके CO2 गैस दे रहा है तो इसकी इंथैल्पी चेंज -395.4 है। और यही जब आपने कार्बन के दूसरे इलेक्ट्रॉप्स ग्रेफाइट को यूज किया है, सारी प्रोसेसेस सेम है, सिर्फ कार्बन के इलेक्ट्रॉप को चेंज किया गया है। तो आप देख रहे होइएगा कि डेल एच मैग्नीट्यूड वाइज चेंज हो रहा है। मतलब 3 चीज़ें अभी तक हमने आपको डिस्कस किया है। पहला कहा है भैया फिजिकल स्टेट, दूसरा हमने बताया क्वांटिटीज़, और तीसरा हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉपिक मॉडिफिकेशंस। आप इलेक्ट्रॉप्स चेंज करोगे, डेलेज आपका चेंज होगा। क्लियर? अब अगर आप देखिए तो प्रेशर एंड टेम्परेचर है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि डेल एच हीट मेजर्ड एट कॉन्स्टेंट। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। चेंज करोगे डेल टी को सी पी को, हमारा जो है इंथैल्पी चेंज होना है स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? मतलब जो हमने फैक्टर्स से डिस्कस किए वो फैक्टर के रिगार्डिंग हमने आपको सारी बातें बता दिया। अब यही अगर आप स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हो तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन प्रेशर और टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर वहाँ वेल डिफाइंड होता है। बढ़ा जाए आगे। अब हम लोग ज़रा जानिए, हमने एक्सो बता दिया, एंडो बता दिया, अब 2-3 बातें और बता दें। जैसे मान लीजिए कि एक गिवन रिएक्शन है, ए गैसियस या बी गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है, और अगर इसका डेल एच -100 किलो जूल पर मोल है, अगर आप इस इक्वेशन को रिवर्स करोगे, मतलब बी गैसियस से ए गैसियस पे आ जाओगे, तो आपका डेल एच मैग्नीट्यूड वाइज वही रहेगा, साइन वाइज चेंज हो जाएगा। यानी ये एग्जाम्पल है उसका, हमने फर्स्ट पॉइंट का। सेकेंड हमने कहा कि अगर आप क्वांटिटी चेंज करते हो तो ये डेल एच भी चेंज हो जाएगा। जैसे ये एक मोल के लिए है, अगर हम इसे कर दे 2A गैसियस ट्वाइस ऑफ बी गैसियस, अब जो इसका डेल एच आएगा वो हमारा -200 होगा, लेकिन ये पर मोल नहीं होगा, किलो जूल होगा। मान लीजिए इसी को अगर आप उल्टा कर देते, ट्वाइस ऑफ बी गैसियस, यानी दोनों फैक्टर आपने चेंज कर दिया है, स्टोशियोमेट्री भी चेंज किया है और आपने मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी चेंज कर दिया है, तो इसका डेल एच जो हो जाएगा वो +200 किलो जूल हो जाएगा। क्लियर है? ये सब हमें आगे न्यूमेरिकल वगैरह में आएंगे ये कॉन्सेप्ट, इसलिए हमने आपको बता दिया। क्लियर? अब जरा हम लोग बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मतलब स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ enthalpy of reaction।
स्टैंडर्ड हमने ऊपर डाल दिया है नॉट। तो एक है हमारा केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब केमिकल चेंज, और एक हमारा है फिजिकल चेंज। हम लोग एक एक कर अब अपने इन दोनों टाइप को पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे केमिकल चेंज से। क्लियर है? हम लोग पहला जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के केमिकल प्रोसेस का फर्स्ट जो टाइप पढ़ रहे हैं वो है हमारा, जगह कम होने के कारण हमने स्टैंडर्ड नहीं लिखा है, टॉपिक हम लोग का स्टैंडर्ड ही चल रहा है। हमने दे दिया स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन, यहाँ देखिए नोट दिया हुआ है, सी फॉर कंबशन है, डेल फॉर चेंज है। तो हम लोग अभी पहली चीज पढ़ रहे हैं इंथैल्पी ऑफ कंबशन के बारे में। पहले जरा सुनिएगा डेफिनेशन को केयरफुली। एक मूल रिएक्टेंट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीटली बर्न होना या ऑक्सीडाइज्ड होना, इसमें जितनी एनर्जी रिलीज्ड होती है यह अमाउंट ऑफ एनर्जी इंथैल्पी ऑफ कंबशन कहलाता है। मतलब यह ऑलवेज एक्सोथर्मिक है, इसमें ऑलवेज एनर्जी रिलीज्ड होगा, आपको कभी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करना होगा। अब क्या हमने बताया कि भैया एक मोल रिएक्टेंट होना चाहिए। रिएक्टेंट पर हमने पहला कंडीशन डाला है कि वो 1 मोल होना चाहिए। दूसरा हमने कहा O2, सिर्फ O2 ही जो प्रोडक्ट बने, तो यह एक मोल रिएक्टेंट को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाना है। आइए जरा एग्जांपल देखें। हमने कहा C+O2 गिव CO2, एक मोल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 0 से +4 पे जा रहा है, कंबशन का इक्वेशन है, इसका जो ΔH होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर हम देते C+O2 गिव, इसको हम हाफ कर देते CO, आप बोलते कि सर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हुआ क्योंकि कार्बन +2 पे ही स्टॉप हो गया, तो दिस वन इज नॉट एक्सोथर्मिक, मतलब ये कंबशन का इक्वेशन नहीं है, दिस वन इज नॉट कंबशन। अब फिर से डेफिनेशन बोल रहे हैं, सुनिएगा। एक मोल रिएक्टेंट का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होना, इसमें जितनी एनर्जी रिलीज्ड होती है यह अमाउंट ऑफ एनर्जी एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहलाती है। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड तो हो रहा है, कार्बन 0 से कार्बन +4 पे जा रहा है, बट नॉट कंबशन। वजह यह है कि यह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं हो रहा है। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखिएगा, बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। फ्लोरीन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, F2 प्लस हाफ O2 प्रोडक्ट दे रहा है F2O, ये यहाँ 0, फ्लोरीन ऑलवेज -1 पे ही होता है। फ्लोरीन कभी भी आपका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लेता, ऑक्सीजन ले सकता है जब फ्लोराइड्स वगैरह बना रहा हो तो। अब ये जरा देखिएगा तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, ये तो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडाइज में तो ऑक्सीडेशन नंबर तो इंक्रीज होना चाहिए था, ये तो 0 से -1 पे जा रहा है। तो अगेन दिस वन इज नॉट कंबशन, कंबशन नहीं है। हम आपको दे दिए N2 प्लस O2, हमने बना दिया NO, ट्वाइस ऑफ NO। अब आप बोलोगे कि एक मोल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज तो हो रहा है, लेकिन नाइट्रोजन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, अगेन कंबशन नहीं है। हम आपको दे दे N2 प्लस हाफ O2, प्रोडक्ट मान लीजिए बना रहा है, सॉरी नीचे कट हो रहा है, हम ऊपर लिखते हैं N2 प्लस हाफ O2 प्रोडक्ट दे रहा है N2O, फिर आप आ जाइए ये 0 ये +1, लेकिन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, दैट इज वाई इट इज नॉट कंबशन।
उम्मीद करें समझ में आ गया होगा। एक मोल रिएक्टेंट का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होना, इसमें जितनी एनर्जी रिलीज होती है, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब जरा हम कुछ बड़ी इक्वेशंस पे एंथैल्पी ऑफ, अब जैसे बच्चा बोलेगा कि सर H2 प्लस हाफ O2 हमारा H2O दे रहा है 0 से +1, हम बोलेंगे व्हाई नॉट, है ये कंबशन, हाइड्रोजन 0 से +1 पे जा रहा है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, दिस वन इज अगेन कंबशन। क्लियर, बढ़ा जाए। अब जरा हम लोग कंबशन कुछ ऑर्गेनिक के बड़े कंपाउंड्स पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दे दिया बेंजीन का कंबशन, C6H6 लिक्विड, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन और हाइड्रोजन का कंपोनेंट है, तो CO2 और H2O तो बनेगा, ये गैस होगा, ये लिक्विड होगा, ये गैस होगा, ये भी लिक्विड होता है। अब आइए, जब भी आप कंबशन के इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हो ना, इसको कभी डिस्टर्ब मत करना, इसको एक मोल ही रखना है आपने, फ्रैक्शनल इक्वेशन बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए, 6 कार्बन है, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाइड्रोजन हमारा 6 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जरा आइए, तो 12 और 3 15, मतलब इसे अगर हम 15/2 करके ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया। अब अगर आप यह बोल देते हो कि 2C6H6 प्लस 15 O2 गैसियस गिव 12 CO2 गैसियस प्लस 6 H2O लिक्विड, यह एक केमिकल इक्वेशन है, लेकिन एंथैल्पी ऑफ कंबशन का इक्वेशन नहीं है, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ कंबशन के इक्वेशन में रिएक्टेंट एक मोल होनी चाहिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होनी चाहिए, ये सारे कंडीशंस को होल्ड कर रहा है। एक जगह ये फेल हो गया कि ये हमारा 1 नहीं है। मान लीजिए कि इसका यूनिट अगर हमको ΔH दे दिया है -400, इज्यूम्ड वैल्यू है जो आ जाए, तो आप बोलोगे कि इसका कंबशन जो होगा वो सर -200 ही होगा, क्योंकि 1 मोल के लिए हमें निकालना था, ये तो 2 मोल के लिए गिवन है, तो 1 मोल के लिए हमारा डिवाइडेड 400 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो ये हमारा -200 आएगा। क्लियर है, बातें समझ में आ गई कि कैसे हम एक बड़े इक्वेशंस के एंथैल्पी ऑफ कंबशन के इक्वेशन बनाते हैं। बढ़ा जाए आगे। अब ये इक्वेशन में अगर हमें ΔNG निकालना हो, अच्छा बोला सर कि ΔNG क्यों ले रहे हैं, तो कभी हमने बताया होगा कि गैस वगैरह अगर निकल रहे हो तो एक्सपांसन के कारण वर्क डन होता है, और उसका जो वर्क डन है वो हम लोग ΔNG RT से निकालते हैं, और ΔNG सिर्फ गैस का लेते हैं, तो इसका जो ΔNG आएगा वो आएगा 6 - 15/2 इज इक्वल टू -3/2। क्लियर है, बढ़ा जाए आगे। अब आइए, जैसे मान लीजिए कि हमें दे दिया इथीन का कंबशन, इथीन C2H4 प्लस O2 गिव ट्वाइस ऑफ CO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O, सारा फिजिकल स्टेट अर्लियर मेंशन है। अब आपको इसको तो डिस्टर्ब करना नहीं है, कार्बन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, 2 2 4 एंड 2 6, ये 3 हो जाएगा, ये गैस, मतलब इसका ΔNG -1 आएगा। मान लीजिए अगर इसका ΔH इज इक्वल टू -1000, एज्यूम्ड वैल्यू है 1000 किलोजूल और मोल है, तो आप क्या बोलोगे कि 1 मोल C2H4, 1 मोल C2H4 या 28 ग्राम C2H4 या एवोगैड्रोज नंबर मॉलिक्यूल्स C2H4, या अगर ये गैस में है, सपोज अगर ये गैस में है तो 22.4 लीटर एट STP, जब ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली बर्न होता है तो ये 1000 किलोजूल एनर्जी रिलीज करता है, 1000 किलोजूल एनर्जी रिलीज करता है। यह 1000 किलोजूल रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज योर एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्लियर, होप करें यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अब अगले वीडियो में हम लोग फॉर्मेशन वगैरह जानेंगे। चलिए, तो ओके, थैंक यू।